Hey guys, welcome back. This is Joy Shah and you are seeing me at an Academy MH Sports College. तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो जिससे कि आपको जल्दी सारी अपडेट्स मिलती जाए। ठीक है, तो पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक करो सेशन को। चलो कल का सेशन जो पार्ट 1 अधूरा रहा था आज उसे पूरा करते हैं। यानी कि क्या, यानी कि मैं लेके आई हूँ 10th के टेक्स्ट बुक का इंटरफेस और हम कर रहे थे फर्स्ट पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पोयम तो मैंने कल आपको समझा दी थी, 4 क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में से करा के लिए थे, बट 6 क्वेश्चंस अभी भी बाकी थे। तो चलो वो 6 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ आपका पूरा सिलेबस है, उसमें से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर फर्स्ट ले रहे थे। फिर मैंने आपको रविंद्रनाथ जी की पूरी जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझा दी। आई होप आपने कल का सेशन देखा होगा। ठीक है, अगर पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो यार चैनल पे जाओ और पार्ट 1 देख लेना। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 जब समझेगा तभी पार्ट 2 जमेगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 के क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, बट अगर पार्ट 1 के क्वेश्चंस पे से कुछ आए आपको पेपर में तो आपको नहीं समझने वाला। एंड मेन मतलब जो पूरी पोयम है इन डिटेल मैंने आपको सिखाई है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 को भी आपने जरूर प्यार देना है। ओके, चलो यार जल्दी से हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारी 5th क्वेश्चन पे। ओके, ये 3rd क्वेश्चन पूरा हो गया था हमारा, 3rd का बी भी पूरा हो गया था। देन 4th क्वेश्चन भी पूरा हो गया था, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है वही उन्होंने बुक में भी ला लिया है। ठीक है, ये भी हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद आ गए हम यहाँ पर जहाँ पर है हमारा पार्ट 2 है। देखो कल ही लिख के रखा था मैंने कि यहाँ से हम लेंगे पार्ट। ठीक है, सो देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर इंटरप्रिटेशन, यानी कि खुद का इंटरप्रिटेशन यूज करके हमें क्या करना है, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज अनबाउंड, अनबाउंड यानी कि हेल्ड हाई। ठीक है, एक ही मीनिंग है। वी एंजॉय डैश फ्रीडम, हम हमारा फ्रीडम कैसे एंजॉय करते हैं, आपको खुद के मन से आंसर लिखना। ठीक है, आपको खुद के मन से आंसर लिखना। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन नॉलेज इज फ्री, आंसर नहीं दोगे क्या दीदी, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तो यार चिल मारो, आंसर भी दे दूंगी, पहले क्वेश्चन समझाती थी। ठीक है, आप खुद के मन से जो आंसर आपको लग रहा है वो लिख के रखो, फिर मैं राइट आंसर्स भी आपको दे दूंगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स होते हैं वो। वेयर नॉलेज इज फ्री, एवरी सिटीजन एंजॉय टू स्टडी एंड रीड, अदरवाइज स्टडी एंड ग्रो, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। वी कैन प्रिवेंट डैश injustice when we pull down discriminatory walls of caste, class, religion, etc. मतलब क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कौन सा इंजस्टिस, सोशल इंजस्टिस, यहाँ पे वर्ड आ सकता है सोशल। ठीक है, constant effort and strife leads to perfection, यहाँ पे आप perfection लिख सकते हो। लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन पुट अ स्टॉप टू नैरो माइंडिंग, इस पे भी आप, यहाँ पे भी आप नैरो माइंडिंग लिख सकते हो। ठीक है, टैगोर अपील्स टू गॉड टू मेक हिज कंट्री अ हेवन ऑफ फ्रीडम, टैगोर ने क्या अपील किया है, ये देखो यहाँ पे बताती हूँ। वेट अ सेकेंड, ओके वेट अ सेकेंड, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, टैगोर ने क्या अपील किया, हेवन ऑफ फ्रीडम, तो हम वहां पे लिख सकते हैं। ओके, चलो उसके राइट आंसर्स देखते हैं, राइट यानी कि टेक्स्ट बुक वाले आंसर्स। ये देखो, when the mind is without fear and the head is unbound, we enjoy complete freedom, हम कैसा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लो, नोटबुक्स में लिख लो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। when knowledge is free, every citizen enjoys to learn and obtain knowledge, मैंने क्या बोला था, पढ़ना मतलब राइट, ठीक है, सीखना, और मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉयमेंट पाना, ऐसे बोला था। तो आप कुछ भी लिख सकते हो आपके मन से, बस वो चीज जो है वो सेंटेंस के साथ मैच होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए। ठीक है, लर्न एंड ऑब्टेन नॉलेज, ये उन्होंने लिखा है। वी कैन प्रिवेंट सोशल इंजस्टिस, यही कहा था मैंने, राइट, सोशल इंजस्टिस वी कैन प्रिवेंट, क्योंकि ये देखो यार जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, ये कहाँ पे होता है, सोसाइटी में होता है। और अगर कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है तो उसे सोशल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोशल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोशल इंजस्टिस। क्लियर? या फोर्थ, constant effort and strife leads to achieving our goal and to perfection, यानी कि अगर आपने बस perfection में लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने इतना पूरा भी लिखा, achieving and goals and to perfection, इतना भी लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने perfection तो कहा ही था। दीदी आपने perfection कैसे कहा था, क्योंकि कल हम सब ने मिलकर एक पोयम पढ़ी थी, उसमें लिखा था, ये देखो, when tireless striving stretches its arm towards perfection, अगर ये लर्न हो गया
अगर कल का लेक्चर देखा होगा तो समझ जाएगा कि यार यहाँ पे परफेक्शन ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लॉजिकल थिंकिंग। एक सेकेंड, हाँ, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन पुट द स्टॉप टू द फॉलोइंग ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। अगर मैंने क्या बोला था, नैरो माइंडिंग, नैरो माइंडिंग यानी कि छोटी सोच, उसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं अगर हमने लॉजिकल थिंकिंग करी और रीजनिंग करी, ठीक है। बट अगर हम लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, रीजनिंग करेंगे, तो ये किसको स्टॉप करेगी, किसको स्टॉप करेगी, जो पुराने रीति रिवाज है, ठीक है, पुराने ट्रेडिशंस है, जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है, उसे भी क्या करिए, रोक देगी। आप बोलोगे दीदी ऐसे कौन से ट्रेडिशन है जो ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है? देखो यार, पहले ट्रेडिशन होता था सती, सती प्रथा होती थी, सती प्रथा, ठीक है। तो ये सती प्रथा जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल थी, ठीक है। और क्या करते थे वो लोग, सती प्रथा जब बंद हुई, ठीक है, सती प्रथा जब बंद हुई, उसके बाद एक नई प्रथा स्टार्ट हुई कि जब एक औरत का पति मर जाएगा तो उस औरत के जो बाल है वो पूरा शेव कर देते थे, यानी कि उस औरत को पूरा टकला कर देते थे। हंसने की बात नहीं है भाई, पूरा टकला कर देते थे। तो ये प्रथा भी उनके लिए बुरी थी, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है, बालों से होता है। उसकी सबसे ज्यादा ब्यूटी, उसकी ब्यूटी किससे निकल के आती है, उसके बालों से निकल के आती है, राइट। तो अगर उन्होंने वो बाल ही काट दिए तो सोचो उस औरत को कितना बुरा लगता होगा, उनके बच्चों को कितना बुरा लगता होगा कि हमारी माँ अब कैसे दिख रही है, हमारी माँ पर क्या गुजर रही होगी, राइट। सो दैट प्रथा वाज आल्सो हार्मफुल टू अस। फिर और एक प्रथा है जिसका नाम है बाल विवाह। ये तो अभी पूरी तरीके से बंद हुआ भी नहीं है, ठीक है, 95% ही बंद हो गया, बट 5% इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन सम रीजन्स, इन सम रीजन्स, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ राजस्थान में चल रहा है, ये सब तरफ चल रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की भी, तो महाराष्ट्र में भी 18 के नीचे की लड़कियों की शादी बहुत बार करा दी जाती है, ठीक है, बहुत बार। पर 95% नहीं, सिर्फ 2-3% ऐसे जो कराते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, ठीक है, तो वो होता है। तो इस प्रथा, ये जो प्रथा है बाल विवाह, ये क्या करती है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। तो दिस इज आल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो दो प्रथाएं है, या ऐसी जो प्रथा है, ऐसी ये दो ही नहीं है, ऐसी बहुत प्रथाएं है, तो ऐसी जो प्रथा है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। Okay, last one. Tagore appeals to God to make his country a heaven of freedom. Heaven of freedom उतना भी लिखा तो चलेगा, अगर ये भी लिखा, heaven of freedom का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर, ठीक है, कि जहां पर हर चीज के लिए फ्रीडम हो, पर वो चीज कौन सी हो, अच्छी हो, जैसी अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज, अच्छे कर्म, ऐसे जो चीजें हो ना, उस हेवन ऑफ फ्रीडम में टैगोर क्या कह रहे हैं भगवान को कि मेरे कंट्री को लेके जाओ, मेरे कंट्री के लोगों को लेके जाओ। तो यहाँ पे देखो उन्होंने वही लिखा है, heaven where people have good thoughts, say good words and do good actions and respect each other, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब ऐसे हेवन में लेके जाओ मेरे मेरे कंट्री के लोगों को, मेरे कंट्री को, जहां पर हर तरफ अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे शब्द होंगे और अच्छे कर्म होंगे। समझिए सबको ये क्वेश्चन? इज फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का बी देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का बी, स्टूडेंट्स शुड कीप themselves aloof from, aloof मतलब दूर, ठीक है, अवे, aloof मीन्स अवे, यहाँ पे लिख लो अपने नोटबुक में, मीनिंग लिख लो, aloof अवे, ठीक है, aloof मीन्स अवे। स्टूडेंट्स शुड कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम, हमें खुद को किससे अवे रखना चाहिए, ठीक है। when dash everyone will be literate, जब डैश हो जाएगा तब everyone literate हो जाएगा, यानी कि क्या, देखो स्टूडेंट्स ने पहला आंसर तो आ सकता है ऐसा कि स्टूडेंट्स ने खुद को बुरी आदतों से दूर रखना चाहिए, डेड हैबिट्स से, ठीक है। दूसरा आ सकता है कि जब नॉलेज फ्री होगा सब लोग कैसे होंगे, लिटरेट। लिटरेट का मीनिंग पता है ना आपको, लिटरेट का मीनिंग, लिटरेट का मीनिंग ऐसा होता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। इफ आई आस्क यू आर यू लिटरेट, तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम लिटरेटेड। क्यों? बिकॉज आप पढ़े लिखे। बट अगर किसी को मैं पूछूंगी कि आप लिटरेटेड हो क्या, और अगर उसने पढ़ाई नहीं की होंगे, चाहे नर्सरी नहीं, केजी नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, कुछ भी पढ़ाई नहीं की होंगी, तो हम उसे इलिटरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलिटरेट, ठीक है। तो जब नॉलेज फ्री होगा तो सब लोग कैसे होंगे, लिटरेट होंगे। तो सब लोग कैसे होंगे, लिटरेट होंगे। ओके, it is the social duty of every student of the modern world to uproot dash from the societies, मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो पुराने ट्रेडिशंस है उनको, सोसाइटी जो ह्यूमैनिटी के लिए गंदे हैं, बुरे हैं, उनको क्या करें, सोसाइटी से हटा दें, ठीक है।
स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप डैश आउटलुक एंड एटीट्यूड्स, ब्रॉड आउटलुक एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो न्यू जनरेशन है, हमारे वजह से क्या होने वाला है, जो भारत देश है उसका एक नया फ्यूचर आगे आने वाला है। तो हमारा जो आउटलुक है, देखने का नजरिया और एटीट्यूड, सोचने का तरीका, ये कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। क्योंकि छोटी सोच होनी चाहिए कि हम लोगों की नहीं, हमें किसी को जज करना चाहिए क्या, नहीं, वी शुड अंडरस्टैंड देयर कंडीशंस। ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड देयर कंडीशंस, ऐसा इसका आंसर आएगा। इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोफेंसी, स्टूडेंट्स मत, साइकोफेंसी यानी कि सब तरफ वही हवाबाजी है, सब तरफ वही शो करते हैं कि हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास इतना मस्त शूज है, मैंने ब्रांड के शूज लिए। ऐसे जो साइकोफेंसी दुनिया है उससे अलग निकल के स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, अब आंसर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स should keep themselves aloof from old harmful traditions। जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम बच्चे हैं, हमने क्या करना चाहिए, खुद को इन ओल्ड हार्मफुल ट्रेडिशंस जो है उससे दूर रखना चाहिए। किससे दूर रखना चाहिए, ओल्ड हार्मफुल ट्रेडिशन। यानी कि हमने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बाल विवाह अच्छा होता है। ठीक है, वो एक दिन के लिए अच्छा लगता है, वो एक दिन के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद ना सब हवा टाइट हो जाती है, जब घर के काम करने पड़ते हैं, जब खुद पे जिम्मेदारियां गिरती है, राइट। तो बाल विवाह इज नॉट गुड। ठीक है, इस पर हमने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि ये प्रथाएं अच्छी है। ठीक है, ठीक है, भगवान की पूजा करो, ये प्रथाएं अच्छी है, भगवान भगवान करो, भगवान के मॉन्क बनो, या भगवान के दरबार में जाओ, या जहाँ पे हमारे भगवान लोग सिचुएटेड है वहाँ पे ट्रैवलिंग करो, ये सब अच्छा है। ठीक है, जो भी चीज हार्मफुल नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए वो सब अच्छी है। बट जो प्रथाएं है, जो ट्रेडिशंस है, जो ह्यूमंस को हर्ट करते हैं, जो लिविंग बींग्स को हर्ट करते हैं, वो प्रथाएं हमने छोड़ देनी चाहिए। स्टूडेंट्स ने उससे दूर रहना चाहिए, स्टूडेंट्स ने वो अवॉइड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, when knowledge is free everyone will be literate। ये तो पहले ही मैंने कहा, जब नॉलेज फ्री होगा सभी पढ़ाई करेंगे, सभी लिटरेट होंगे। अब मेरे को आप बोलो कि नॉलेज की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लाइक स्कूल की फीस अगर आप देखोगे, लाइक 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों की भी, तो एक एक साल के अगर उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सीबीएसई स्कूल में, आईसीएसई स्कूल में, कंपटीशन के साथ रखने के लिए, तो 1 1 लाख फीस है। अगर आप स्टेट बोर्ड में डालोगे तो आपको कितनी फीस है, 50 50 60 60 हजार। ठीक है, और अगर सेमी वगैरह स्कूल में डालोगे तभी भी आपको कितनी फीस है, 30 40 हजार। ठीक है, 30 हजार तक तो आराम से। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डालोगे तभी आपको क्या है, फीस कम है। पर कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी होती नहीं बच्चों की। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पर उतना ध्यान दिया जाता नहीं है, तो क्या हो जा रहा है, नॉलेज फ्री नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। क्यों, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। उनके मम्मी पापा एक दिन जाते हैं, काम करते हैं, और जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से घर में खाने को आता है, घर में अनाज आता है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग उन्हें पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। तो अगर हमारा नॉलेज फ्री होता, जैसे कि आपको अन अकेडमी एमएच बोर्ड चैनल जो है, एमएच बोर्ड स्कॉलर्स चैनल जो है, जैसे कि आपको नॉलेज फ्री दे रहा है, वैसे आपको कौन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर नॉलेज आपको फ्री होता तो सब बच्चे कैसे होते, सब लोग कैसे होते, लिटरेट होते, पढ़े लिखे होते। क्लियर। इट इज अ सोशल ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड टू अप्रोच नैरो माइंडनेस फ्रॉम द सोसाइटी। यानी कि जो भी छोटी सोच है, जो भी छोटी सोच है हमारे सोसाइटी में से, उसको क्या करना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसे उखाड़ो और फेंक दो। कौन सी सोच को, छोटी सोच को, जो कि किसी को हर्ट करेगी, जो कि किसी को जज करेगी, जो कि बोलेगी कि यार तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, यार तू लड़का है, तू वो नहीं कर सकता, यार तू गांव से आया हुआ है, तू ये नहीं कर सकता। ऐसी छोटी सोच है, उसको उखाड़ो और फेंक दो कहीं दूर। ठीक है, ऐसा किसने करना चाहिए, हम स्टूडेंट्स ने करना चाहिए। किसकी ड्यूटी है, हम स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। क्लियर एवरीवन। या स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप ब्रॉड आउटलुक, है तो पहले ही बोला था मैंने, अच्छी बड़ी सोच, अच्छा खुले खुले विचार आपके होने चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड यानी कि सोचने का तरीका, आउटलुक यानी कि देखने का नजरिया, ये कैसा होना चाहिए, आपका खुले विचारों वाला होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ओके, डी इज डन नाउ। E, in the world of psychophancy students must have self respect। यानी कि क्या, कि वही सब तरफ फैंसीनेस चल रहा है, सब तरफ शो ऑफ चल रहा है, सब तरफ, मतलब किसी को अगर जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे की जरूरत होगी, ठीक है, फिर अगर इसको इसकी जरूरत होगी और इसको पता है कि अपनी जरूरत है, तो क्या करेगा, इसकी जरूरत का फायदा उठाएगा, इसका मजाक उड़ाएगा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये भी क्या करेगा, अपने जरूरत के लिए अपनी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ने देगा।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अभी से ही मेंटेन्ड रखनी चाहिए। कैसे रखनी चाहिए? मेंटेन्ड रखनी चाहिए। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द पोएम। अब मेटाफोर क्या है? मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपका फिगर ऑफ स्पीच पर लेक्चर लूंगी। ठीक है, आपका फिगर ऑफ स्पीच पर एक लेक्चर होगा। 26 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, पूरे के पूरे मैं आपको मस्त समझाऊंगी। ठीक है, वो लेक्चर्स भी करते रहना है, क्योंकि ग्रामर और साइड बाय साइड टेक्स्ट बुक हम दोनों करेंगे। ठीक है, सो मेटाफोर मैं आपको तब समझाऊंगी, अभी ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द पोएम। आंसर देखो उसका, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। हियर रीजन हैज बीन इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू क्लियर स्ट्रीम। यानी कि क्या है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन? ये आपको लाइन मिलेगी पोएम से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है आपकी कहाँ पे मिलेगी? आपको पोएम में। और ये इसमें क्या हो रहा है कि जो रीजन है, ये जो रीजन है ये किस पे इम्प्लाई किया गया है? क्लियर स्ट्रीम पे इम्प्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज अ मेटाफर। ठीक है, आपको डीप में नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये जो है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ये बहुत अलग कंसेप्ट है और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये अभी मैं इसमें गिचड़ मिचड़ नहीं करूंगी, ये डायरेक्टली मैं आपको कब सिखाऊंगी? उसके पार्ट में सिखाऊंगी, जब उसका स्पेशल एक लेक्चर आएगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो मुझे वैसे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। यानी कि क्या? ये आपकी क्या है? आपकी एक लाइन है आपकी पोयम में की, डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पे जो है ओल्ड, हियर ओल्ड डेड हैबिट्स हैव बीन इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू डियरी डेजर्ट। यानी कि जो डेड हैबिट्स है इसको किससे कंपेयर किया गया है? डियरी डेजर्ट से। यानी कि मेटाफोर यानी कि सिंपली समझ लो कि एक जो आदत होगी जो ह्यूमन बीइंग में होगी, लाइक रीजन, डेड हैबिट, ऐसी जो चीजें होंगी उसे किसी और चीज से कंपेयर करना। जब कंपेयरिंग होती है, ठीक है, जब कंपेयरिंग होती है तब कौन आता है? मेटाफोर आता है। आप डायरेक्टली आंसर लर्न भी कर लो, दोनों तीनों लाइन में से एक जो आपको अच्छी लगती हो, इजी जाती हो। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लर्न कर लो, अदरवाइज डियरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट लर्न कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया गया है कि जो डेड हैबिट है, जो हियर डेड हैबिट है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? डियरी डेजर्ट से। ठीक है, किससे कंपेयर? डियरी डेजर्ट से। अब क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इस लाइन का मीनिंग आप लोगों को बता दूं। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स, ठीक है, मतलब आपका जो भी विजन होगा वो एक क्लियर होगा। फॉर मतलब आपको समझाने के लिए बताती हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप लोग 10th में हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? रीजन क्या है? जो भी चीज आप कर रहे हो उसके पीछे एक रीजन चाहिए, राइट? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका रीजन क्या है पढ़ाई करने का? कुछ बोलेंगे दीदी हमें पास होना है, कुछ बोलेंगे दीदी मम्मी पापा ने जबरदस्ती बैठा दिया, और कुछ बोलेंगे कि दीदी 90% अबाव लाने हैं 10th स्टैंडर्ड में, इसीलिए अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए अभी से मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो यार देखो, आपका एक क्लियर रीजन होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज करने के लिए। इफ आपके पास रीजन नहीं होगा, आपका एक गोल नहीं होगा, तो वो चीज होने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये गोल नहीं है 90%, अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने कितनी भी मेहनत कर ली पर आपने दिमाग में सेट नहीं किया है गोल, तो आप वो अचीव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए आपका क्या चाहिए? क्लियर रीजन चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। और देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेंड्स बोले कि यार 90% से आजकल कुछ नहीं होता, तूने 95 लाने चाहिए। ठीक है, फिर कोई बोलेगा कि यार देख 10 के परसेंटेज कोई नहीं देखता, तू 80 भी ला ले तो चलेगा। कोई बोलेगा कि यार देख मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि तू बस पास हो जा, 70 ला ले बहुत है। तो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके अपना गोल आपने हटाना नहीं है, अपना गोल आपने चेंज करना नहीं है। आपका जो गोल है और आपके गोल के बीच में, यानी कि आपके और आपके रिजल्ट के बीच में जो फासला है, जो रास्ता है, वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। वो धुंधला पड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट शुड बी क्लियर, योर वे शुड बी क्लियर ऑफ योर रिजल्ट। ठीक है, देन डियरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस, रिचुअल्स है, इन्हें क्या करना चाहिए? एक डेजर्ट में जाके दफना दो और फेंक दो। हाँ, यानी कि नहीं, मजाक कर रही हूँ। यानी कि क्या? देयर इज डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि क्या? ऐसी जगह, ऐसी सोच जिसमें सारे ओल्ड ट्रेडिशंस और रिचुअल्स फॉलो होते हैं, उस सोच को खत्म करो, उन रिचुअल्स को खत्म करो, उन ट्रेडिशंस को खत्म करो। ओल्ड ट्रेडिशन, सारे ओल्ड ट्रेडिशंस नहीं बोल रही है दीदी, कौन से ओल्ड ट्रेडिशंस बोल रही है? जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है, तकलीफदायक है, तकलीफ देती है। Okay, clear everyone?
या क्वेश्चन 7 फर्दर, बड़ा दिख रहा है यार क्वेश्चन। ओके, almost every line of the poem begins with the word where। हर एक, आप बोलोगे नहीं यार दीदी हर लाइन थोड़ी, तो देखो मोस्ट ऑफ द लाइन जो है हमारी where से स्टार्ट होती है। आई शो यू नाउ विथ, ठीक। तो कल भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, पर उसका आंसर अलग था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। वेर 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 वेर, ऐसे जो मोस्ट ऑफ द लाइन्स है उसमें क्या स्टार्ट हो रहा है, वेर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने पूछा है। सो नाउ या एंड इट एक्सपेक्ट्स आइडियलिस्टिक कंट्री एंड कंट्रीमेंट, यानी कि क्या है इस पोयम में जो है हर वर्ड हर लाइन की बिगनिंग कौन से वर्ड हो रही है, मोस्ट ऑफ द लाइन्स की वेयर से हो रही है, ठीक है। और ये पोयम क्या बिलीव करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है कंट्री से, कि ये एक आइडियल कंट्री बन जाए जहां पर कोई क्राइम ना हो, जहां पर कोई झूठ ना हो, जहां पर कोई भेदभाव ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, बट दे आर एक्सपेक्टिंग और कंट्री से तो कर रही है पर कंट्री के लोगों से भी कर रही है, यानी कि हमारे भाई बंधु से भी कर रही है कि आप लोग भी ऐसा करो। ओके, नाउ वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स एंड कंपोज योर पोएम रिगार्डिंग आइडियल स्कूल। बिगिन योर लाइंस विद द वर्ड वेयर, यानी कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइप दिया है आपको। क्या बोला कि 6 दोस्तों की टीम बना, ठीक है, 6 दोस्तों की टीम बना, 6 दोस्तों के सामने ले चल बैठ, ए चल बैठ, ए चल बैठ, ए चल बैठ, सारे मिलकर आइडियल स्कूल यानी कि कैसी होनी चाहिए स्कूल। स्कूल में क्या है, अपनी स्कूल जैसी है वैसी नहीं, अपनी स्कूल आइडियल नहीं होती भैया। अपने स्कूल में बंक मारे जाता है, अपने स्कूल में टीचर बच्चों को डांटते हैं, अपने स्कूल में टीचर्स की फाइट होती है। अपनी स्कूल आइडियल स्कूल नहीं है, ठीक है, अपनी स्कूल एक नॉर्मल स्कूल है। बट आइडियल स्कूल यानी कि ऐसी स्कूल जो कहीं नहीं है, ऐसी स्कूल आपको क्या करनी है, उस पर एक पोयम लिखनी है। और पोयम कैसे होनी चाहिए, वेर वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए। कौन से वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए, वेर वर्ड से। तो चलो यार मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग एक पोयम लिख पाओगे क्या खुद से, कमेंट्स में बताओ, तब तक आई विल टेल यू सम वाटर। ओके चलो कमेंट्स में बताओ। ओके ओके ओके, क्या कमेंट्स में बताया, पोयम लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, क्या है आपका जवाब, कैसा लग रहा है आपको। सब माइक लेके आना चाहिए तुम्हारे पास, नाटक कंपनी हो तुम लोग। ओके चलो, आपको मैंने उतनी भी मेहनत नहीं करने दी है। आपको मैंने आपके लिए एक पोयम भी ला ली है आइडिया स्कूल पे, जो कि स्टार्ट हो रही है वेर से, ठीक है। चलो पढ़ो, ये पोयम सबने नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके टीचर्स भी, आपको स्कूल के टीचर्स भी ये क्या करेंगे, आपको होमवर्क में देंगे, तो आपको फिर ये देखना चाहिए ना, मिलना चाहिए। तो चलो कर लो। आइडियल स्कूल, एन आइडियल स्कूल इज वन, एक ऐसी आइडियल स्कूल एक ऐसी स्कूल है जहां, ऐसा लिखा है, ठीक है, वेयर फन गेम्स एंड स्टडीज गो हैंड इन हैंड, जहां मस्ती, गेम्स और पढ़ाई हाथ मिलाकर चले, साथ में हो सब कुछ, यानी कि मजे भी करे, गेम्स भी खेले और पढ़ाई भी करे। ये सब कैसा होना चाहिए स्कूल में, साथ में होना चाहिए, हम सब भाई भाई। ओके, वे टीचर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड, यानी कि टीचर्स क्या करे, ऑल ओवर द लैंड से आए। आप बोलोगे दीदी टीचर्स लैंड पे से आते ना, हवाई जहाज से थोड़ी आते। अरे तुम्ही ना असं डोक्याने पैदल म्हणते का तसं, ठीक है, वैसा नहीं है वो, उसका मीनिंग ऐसा है कि जो टीचर्स है वो हर एक लैंड पे से आए, हर एक भूमि पे से आए। भूमि यानी कि लैंड, यानी कि अलग अलग, यानी कि अलग अलग कास्ट से आए, अलग अलग रिलीजन से आए, और सब एक होके रहे, समझा। वेर नो पनिशमेंट इज गिवन टू वन, जहाँ पे किसी को कोई पनिशमेंट ना मिले, भाई तू कुछ भी कर पर देखो पनिशमेंट ना मिलेगी, ठीक है। नॉर एनी फाइव ब्लेम्स यानी कि किसी पर कोई झूठा आरोप ना लगाया जाए कि तूने ऐसा किया, मैम इसने मेरे को मारा, मैम इसने मेरा पेन चुराया, मैम इसने मेरी बुक फाड़ दी। ऐसे ब्लेम्स किसी ने किसी पे लगाने नहीं चाहिए, और किसी भी बच्चे को उस स्कूल में पनिशमेंट ना मिले, ऐसी वो स्कूल होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे दीदी ऐसे स्कूल होने चाहिए कि जहाँ पर एग्जाम्स ही ना हो, दीदी ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पर होमवर्क ही ना मिले, दीदी ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पर पढ़ाई ही ना हो, मतलब वो बेस्ट आइडियल स्कूल होगी। दीदी मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा है, आई नो यू ऑल, मुझे पता है कि बच्चे क्या सोच सकते हैं। ओके, वेयर मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट इज द नेम ऑफ द गेम, यानी कि मोटिवेशन
और एनकरेजमेंट क्या हो, गेम का नाम हो, यानी कि खेलते खेलते हंसी मजाक में प्यार में टीचर्स आपको पढ़ाई भी कराए और टीचर्स आपको मोटिवेशन भी दे पढ़ने के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, खुद के हिसाब से पोएम लिख सकते हो। मैंने नीचे लिख के दे दिया, स्टूडेंट्स कैन राइट देयर ओन पोएम्स। अगर आपको फील हो रहा है कि यार ये मजेदार गेम है, मैं खुद से पोएम लिखूंगा, तो यार देखो पोएम लिखो और कमेंट में कॉपी पेस्ट करके मुझे बता देना कि दीदी देखो, कल बताना, दोपहर को बताना, शाम को बताना, पर कमेंट में बताना कि दीदी मैंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, वहां पे आपको आंसर, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दूंगी, कीप इट अप। ओके, तो आइडियल स्कूल, आइडियल स्कूल वहां पे कैसा लिखा है, एंड आइडियल स्कूल इज द वन, एक आइडियल स्कूल ऐसी होती है जहाँ पे फन, गेम्स और स्टडीज साथ में करा जाता है, हैंड इन हैंड होता है, जहाँ पे टीचर्स अलग अलग लैंड से आती है और सब एक साथ रहते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जाती, जहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करा जाता, और जहाँ पे मोटिवेशन और एनकरेजमेंट जो है वो बहुत ही हंसी मजाक में किया जाता है और हमें बहुत ही इजीली समझता है। आप भी लिख सकते हो कुछ भी, where students come from all over the land, where students live peacefully with each other, where students learn games and studies hand in hand, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। बस ये मत लिखना कि स्कूल में एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा लिखोगे ना यार तो चप्पाड़ मानोगी, क्या मानोगी, चप्पाट। ओके, eighth question and the most important question। आप बोलोगे दीदी इतना मोस्ट क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, इट इज एप्रिसिएशन यार। एप्रिसिएशन बोर्ड्स में आता है, प्रीलिम्स में आता है, यूनिट में आता है, 5-5 मार्क को आता है, 6-6 मार्क, 8-8 मार्क को आता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। पोएम सीखते ही क्यों है हम, एप्रिसिएशन के, पोएम सीखते ही क्यों है, एप्रिसिएशन के लिए। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अच्छे से पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, रीड द पोएम, पोएम जाके पढ़ के आओ भाई, रिवाइंड करो रिवाइंड करो रिवाइंड करो, पोएम पढ़ो। राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस लिखने आपको, 12 से 15, यानी कि 12 और 15 के बीच में आपके सेंटेंसेस क्या होने चाहिए, बीच में आने चाहिए। 15 से ऊपर गए तो चलेंगे, 12 से नीचे गए तो मार्क्स कटेंगे, समझ गए। ओके, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स दिए आपको, ये पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करनी है, एप्रिसिएशन लिखना है। यूज, यूज ये आपको मेन देखना है, पैराग्राफ फॉर्मेट, यूज पैराग्राफ फॉर्मेट, यानी कि दो फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है, अब पता नहीं यार मैंने कौन से फॉर्मेट में लिख के लाया, नहीं मैंने भी पैराग्राफ में ही लिख के लाया। ओके, ठीक, दो फॉर्मेट होते हैं। आप बोलोगे दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पैराग्राफ में एक ही फॉर्मेट होता है ना, नहीं बच्चा लोग, 9th में आपको ना पॉइंट फॉर्मेट था, ठीक है, और अब ये है पैरा फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट। पॉइंट फॉर्मेट यानी कि क्या, आप लिखोगे टाइटल, ठीक है, एग्जाम, एक मिनट, हाँ, पॉइंट पैराग्राफ, पॉइंट फॉर्मेट क्या होता है, आप यहाँ पे टाइटल लिख दोगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, देन आप पोएट का नाम लिखोगे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फिर आप यहाँ पे राइम स्कीम लिखोगे ए बी, ठीक है, आप ऐसा लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे फेवरेट लाइन। तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में चाहिए और आप कैसे लिख रहे हो, पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको देखना है कि उन्होंने आपको क्या बोला है, कौन से फॉर्मेट में बोला है। और 10th में ज्यादा तो जो बोर्ड्स में भी आता है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही आता है। 10th में तो कंपलसरी, बोर्ड्स में तो, हाँ बोर्ड्स में तो कंपलसरी पैराग्राफ फॉर्मेट में आता है, फिर स्कूल में आई गेस कभी कभी वो चेंज करेंगे, कभी पॉइंट करेंगे, कभी पैराग्राफ करेंगे, ये देखने के लिए कि आप कितने शार्प हो, ठीक है। और पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या होता है कि ये सब आपको एक साथ लिखना पड़ता है, एक आपको ऐसे लिखना पड़ता है घुमा फिरा के, द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इट इज रिटन बाय यानी कि पोएट आ गया, राइट, ऐसे घुमा फिरा के, एंड इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, द पोएम इज अ सिंपल वन बट इट हैज अ राइम स्कीम ए बी, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन, एक बार कमेंट्स में क्लियर 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 बोल दो, चलो जल्दी बोलो, देन आई विल टेक योर एप्रिसिएशन, ठीक है। यही एप्रिसिएशन में क्या करूंगी, एक सेकेंड ना, मैंने पानी लिया था, या यही एप्रिसिएशन में क्या करूंगी, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में भी बताऊंगी और सेम उसी को पॉइंट फॉर्मेट में भी कैसा लिखना है ये भी आपको बता दूंगी, ठीक है, तो टेंशन ना लो। शुड वी स्टार्ट देन, या ओके, देखो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली एक दो लाइन्स आई गेस पीपीटी में मिसिंग हो गई, यहाँ पे लिख देना द नेम अदरवाइज टाइटल, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देना, नेम अदरवाइज टाइटल।
ऑफ द पोएम, एक ही ई है, इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, ये पूरा आप लिख देना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एंड इट इज written by सर, सर लिखो या मत लिखो, कोई इतना ये नहीं होता, बट आई एम जस्ट गिविंग देम रिस्पेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, टू आस्क गॉड, आस्क गॉड लिखो या फादर लिखो, जो उन्होंने पोएम में बताया है। ठीक है, आस्क गॉड, फादर थी, सबका मीनिंग एक है, थी, टू अवेकन हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख देना आप, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दो, टू अवेकन हिज कंट्री, यहाँ पे ना टू आस्क लिख सकते हो, यहाँ पे रिटन बाय रविंद्र, आस्क लिख सकते हो या अदरवाइज रिक्वेस्ट लिख सकते हो। हाँ, हिज कंट्री मेंट टू हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपने लिख दिया स्टार्टिंग में, इतने 3-4 लाइन। ठीक है, इसमें 3 सेंटेंसेस आ गए आपके। ठीक है, उसके बाद द पोएम हैज नो, अब आपको क्या लिखना है, राइम स्कीम लिखना है। देखो अब हमने क्या क्या लिख दिया, टाइटल लिख दिया, पोएट लिख दिया, अब हमें क्या लिखना है, राइम स्कीम लिखना है। क्या लिखना है, राइम स्कीम। तो अब देखो, द पोएट हैज नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ राइम स्कीम बिकॉज इट इज अ फ्री वर्स, पर पोएम में राइम स्कीम ही नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, फ्री वर्स। राइम स्कीम यानी कि पता है कि क्या होता है, आप बोलोगे दीदी नहीं पता, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन में है, ही इज अ बॉय, अब देखो मैं पोएम लिख रही हूँ, हंसना नहीं है, हु प्लेज विथ अ टॉय। ठीक है, ही लाइक्स टू रन एंड ही हैज फन। ठीक है, ये मैंने पोएम लिख दी है आपको राइम स्कीम समझाने के लिए। राइम स्कीम होती है, आप बोलोगे दीदी अच्छी लिखी यार पोएम, ही इज अ बॉय हु प्लेज विद अ टॉय, ही लाइक्स टू रन एंड ही हैव फन। ठीक है, ओके, तो ये आपको पोएम में आपको समझाती हूँ कैसा। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, बॉय, यहाँ पे क्या आया है, टॉय, यहाँ पे आए बॉय टॉय, बॉय टॉय। ठीक है, ये ऐसा राइम हो रहा है ना, बॉय टॉय, अगर भी हटा दिया टी लगा दिया तो टॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइम हो रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए, और इसे भी हम क्या लिखेंगे, ए, सेम सेम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए। अब यहाँ पे देखो रन, और यहाँ पे आया फन, तो ये क्या कर देंगे हम, ए तो यूज हो गया, अब हम क्या यूज करेंगे, बी। तो ये क्या हो गया, राइम स्कीम क्या हो गई इस पोएम की, ए बी बी। अगर मैंने बोला आपको इस पोएम की राइम स्कीम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ए बी। This is the rhyme scheme of this poem, which is invented by you, which is invented by your दीदी, me। ठीक है, इस पोएम की राइम स्कीम, क्लियर एवरीवन। ओके, अब इस पोएम में देखो, इस पोएम में देखो, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको वैसा राइम स्कीम नहीं मिल जाएगा। देखो, हाई फ्री, कुछ लग रहा है नहीं, हाई फ्रेगमेंट्स, कुछ लग रहा है नहीं, फ्री फ्रेगमेंट्स, कुछ आ रहा है नहीं, वॉल्स ट्रुथ, कुछ आ रहा है नहीं, वॉल्स परफेक्शन, कुछ आ रहा है नहीं, वे हैबिट, कुछ लग रहा है राइम नहीं, कुछ ऐसा मैच नहीं कर रहा है, कान पे सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कैसी वर्स में है, फ्री वर्स में, इसमें राइम स्कीम नहीं है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इट इज इन अ फ्री वर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड रुको, the poem has no specific pattern of rhyming scheme because it is a free verse, तो ये किस में है, फ्री वर्स में है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा गया है, राइम स्कीम के बाद फेवरेट लाइन पूछी गई है। अब आपको जो भी फेवरेट लाइन लगती है वो आप लिख दो। ठीक है, मेरी फेवरेट लाइन मैं बताऊंगी आपको, where tireless striving stretches his arm towards perfection। ठीक है, ये हो गई मेरी फेवरेट लाइन, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि मेहनत तब तक करूं जब तक परफेक्ट ना हो जाऊं। ठीक है, सो आई एम लाइकिंग दैट। आपकी जो फेवरेट हो क्या आप वो लिख सकते हो। इन्होंने क्या लिखे, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि जहां दुनिया के टुकड़े ना हुए हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, किसकी वजह से, छोटी सोच की वजह से। ये क्या है, इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइन, ये आपने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, थीम पूछा, सेंट्रल लाइन पूछा। पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपकी फेवरेट है उसको एक्सप्लेन करना है। इन दिस लाइन he says that the world has been divided into several fragments due to the differences and disputes, which he refers to as narrow domestic walls। इस लाइन का मीनिंग उन्होंने क्या बताया, इस लाइन का मीनिंग रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा बताया
कि हमारा जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। क्यों डिवाइड हो गया है? क्योंकि सबके सोचने के तरीके अलग थे, डिफरेंसेस थे, डिस्प्यूट्स थे, झगड़े थे। कौन सी किसके वजह से झगड़े हो रहे थे? छोटी सोच की वजह से झगड़े होते थे, ये उन्होंने बताया। ठीक है, लास्ट में उसने लिखा he wants people to rise above these differences। उन्होंने बोला, इस बच्चे ने बोला, मैंने बोला आपको ये लिख के, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये चाहिए था कि लोग इस सोच से ऊपर बढ़े, इस सोच से ऊपर बढ़े और इस सोच से आगे निकले। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? नाउ द पोएम गिव्स एन अवेकनिंग मैसेज। अब देखो ये वाला सेंट्रल थीम आइडिया, यानी कि वो पोएम मैसेज क्या देती है, वो लोगों को क्या इन्फॉर्म करती है, ये आपको बताना है। द पोएम गिव्स एन अवेकनिंग मैसेज टू द पीपल who not only suffered during the British rule but also due to the internal communal differences and the inequalities regarding। ठीक है, यानी कि क्या, ये पोयम ऐसे लोगों को मैसेज दे रही है, लोगों को उस नींद में से उठा रही है कि जिस नींद में हमने ब्रिटिशर्स ने सुलाया था और पॉलिटिक्स हमें सुलाती है, लाइक डिवाइड एंड रूल वगैरह। तो ऐसी चीजें सफर ना करो, सब एक साथ रहो, यूनिटी में रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। ऐसा मैसेज कौन दे रही है हमें? ये पोयम दे रही है। The poet wishes to see people with qualities mentioned in the poem to achieve freedom and live in unity। ये पोयम विश क्या करती है, ये पोएट विश क्या करते हैं? पोएट ऐसा विश करते हैं कि जो भी उन्होंने पोयम में लिखा है वैसा उनकी देश बन जाए, वैसी उनकी कंट्री बन जाए, वैसी सारी क्वालिटी उन लोग देश के लोगों में आ जाए और आखिर उनको क्या मिल जाए, एक रियलिटी में फ्रीडम मिल जाए। जैसे कि अभी हम ब्रिटिशर्स से तो फ्री हो चुके हैं, बट अभी हम हमारे सोच से फ्री नहीं हुए हैं, छोटी सोच से फ्री हुए नहीं है। वो भी हमें क्या करना है, अचीव करना है। और सब लोग कैसे रहने चाहिए, यूनिटी में रहने चाहिए। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा उनके पोयम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वो हमको पूछ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। नाउ व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच, हमें बताना। द पोएम कंप्रोमाइजेस सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर। ठीक है, इसके तो हमने देख लिया। पर्सनिफिकेशन यानी कि ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि किसी भी वर्ड को इंसान से कंपेयर किया जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज पर्सनिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया पर्सनिफिकेशन। रिपीटेशन, एलिट्रेशन। रिपीटेशन यानी कि एक वर्ड या एक लेटर बार बार रिपीट हो। ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार, वेर 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 वेर, तो इट इज रिपीटेशन। आपने दो भी लिख दिया, एक्सेट्रा भी लिख दिया, आगे एक लिख के भी एक्सेट्रा लिख दिया तो भी चल जाएगा, मार्क्स मिल जाते, बट एटलीस्ट एक तो लिखना ही होगा। ओके, देन फिगर्स ऑफ स्पीच समझ गया। हम आते हैं स्पेशल फीचर्स पे। स्पेशल फीचर्स इज इक्वल टू टाइप ऑफ पोयम, लैंग्वेज, टोन, इम्प्लाइड मीनिंग। ये क्या है, यानी कि टाइप, कौन से टाइप की पोयम है, किस मतलब हॉरर टाइप की है, ऐसे टाइप की है, ठीक है, फनी टाइप की, ऐसा बोलना है आपको। लैंग्वेज कैसी यूज हुई उसमें, टोन कैसा यूज है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो देखो, द पोयम इज प्रेयर टू गॉड टू लीड हिज पीपल टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये पोयम कैसी है, भगवान के लिए है, भगवान के लिए एक प्रेयर है कि हमारे जो कंट्री है, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, उन्हें कैसे दो आप, हेवन ऑफ फ्रीडम दो, उन्हें वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम दो और उन्हें खुशियां ही खुशियां दो। ठीक है, इतना ही बताया है, ज्यादा डीप में बतानी है। फिर लास्ट होता है आई लाइक दिस पोएम, व्हाई यू लाइक दिस पोएम और व्हाई यू डिडंट लाइक दिस पोएम। क्यों आपको पोएम पसंद आई है और क्यों आपको पोएम पसंद नहीं आई है। अगर आपको पोएम पसंद नहीं भी आई होगी तभी भी आपने यस ही बोलना है, आई लाइक द पोएम। अगर आपने नहीं बोला ना, वहीं पे चपाट, वहीं पे मार्क्स जाएंगे। सच बोलने के लिए यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते भी। अगर पोएम अच्छी नहीं भी लगी होगी तभी भी आपको बोलना है यस आई लाइक दिस पोएम, ओके, विद स्माइल वैसा। ओके, आई लाइक दिस पोएम एज इट स्प्रेड्स सच अ पावरफुल एंड पॉजिटिव मैसेज। पर ये पोएम सच्ची में अच्छी थी, जिससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज लोगों को मिल रहा था कि लाइक यूनिटी में रहो भाई, ऐसी बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें करो, कर्म करो, अच्छा सोचो। तो दिस पोएम वाज रियली अ ब्यूटीफुल पोएम। और इस पोएम ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सबको, पॉजिटिव भी और पावरफुल भी, जिससे कि लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए। लाइक अब जो भी बच्चों ने ये पोएम अच्छे से पढ़ी है, वो लोग बच्चे सोचेंगे किसी को जज करने से पहले कि यार हमें जज नहीं करना चाहिए, राइट, हमें ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। So this poem gives a very powerful and a positive message to the young generation, especially to the young generation। क्योंकि देखो अब जो पुराने जमाने के, उनकी तो सोच बदलने वाली है। पहले ही बता दो भाई, देखो आदतें वगैरह जो मतलब इनर नेचर होता है ना, अंदर का नेचर इंसान का, वो कभी नहीं बदलता। तो इनर नेचर तो बदलने वाला नहीं है। तो हम जो यंग जनरेशन है, उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, ये चेंज लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रॉट आउट दिस चेंज, ब्रिंग आउट दिस चेंज।
तो आई होप आप लोगों को एप्रिसिएशन समझ में आ गया हो। अगर टाइटल फॉर्मेट पॉइंट फॉर्मेट में होता तो कैसा होता? टाइटल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, राइम स्कीम फ्री वर्स, फेवरेट लाइन टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेचेज आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। ठीक है, आप कोई भी लिख दो। थीम सेंट्रल आइडिया कि ये मैसेज देता है कि ऐसे यूनिटी में रहना चाहिए, भगवान के लिए प्रेयर है कि हमारे लोगों को एक साथ रखो, अच्छी सोच अच्छी बुद्धि दो, ठीक है, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। दिस इज द सेंट्रल आइडिया, ये आप लिख दोगे। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या लिखोगे आप? मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन और पर्सनिफिकेशन। देखो मुझको लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो जाएगा यार। स्पेशल फीचर्स क्या है? टाइप ऑफ पोएम क्या बोलेंगे? दिस इज अ पोएम, दिस इज अ प्रेयर टू गॉड टू आस्क हिम टू गिव our country the heaven of freedom, ऐसे लिख दिया तभी भी हो जाएगा। ठीक है, why I dislike the poem? I like this poem because it gives a strong positive and a powerful message to the young generation as well as the whole country। देखो यार कितना सिंपल सा था, पूरा पूरा एप्रिसिएशन एक झटके में लर्न हो गया, इतना इजी एप्रिसिएशन था, हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर आपको भी समझ गया होगा तो एक बार कमेंट में यस 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 बोल दो, यस यस का हल्ला बोल दो, चलो जल्दी जल्दी से थम्स अप कर दो, यस 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 बोल दो। बोला सबने? बोला सबने? या या okay, imagine that you have delivered a speech on the occasion that you have to deliver, okay, the speech on the occasion Independence Day or the Republic Day in the school assembly। Prepare a speech to deliver on India of my dreams। यानी कि ये सोचो, ऐसे दिमाग शांत रख के सोचो। आप बोलोगे दीदी यार कितनी मजाकिया, ठीक है, इतनी मजाक यार, ठीक है चुप बैठो। हाँ, तो आए देखो, आप ऐसे दिमाग में सोचो कि आपको इंडिपेंडेंस डे अदरवाइज रिपब्लिक डे पर एक स्पीच देनी है, ठीक है, और वो स्पीच कैसे डिलीवर करनी है आपको? सारे स्कूल के सामने असेंबली में खड़े होकर, ठीक है, और स्पीच कौन से टॉपिक पे होगी? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, यानी कि मेरे सपनों का इंडिया, मेरे सपनों का भारत। और उसमें कौन से स्टेप्स होंगे? ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, यानी कि सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन, ऐसे ग्रीटिंग्स वगैरह होंगे। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन, माय नेम इज जूही शाह, आई एम फ्रॉम दिस क्लास हियर प्रेजेंट बिफोर यू टू डिलीवर द स्पीच, ऐसे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी कि आप बोलोगे कि माय टॉपिक नेम इज, अदरवाइज माय टॉपिक इज इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ। फिर आप क्या करोगे? आपके टॉपिक पूरा भड़मसाट बताओगे, इलाबोरेट करोगे, किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। फिर कंक्लूजन दोगे कि आखिर ऐसा होना चाहिए, आखिर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये आपको कंक्लूजन देना है। एंड लास्ट में थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, ऑडियंस को क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। क्लियर एवरीवन? 9th क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे एक स्पीच डिलीवर करनी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। और क्या कंसिडर करने हैं आपको? विच पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर? यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। चलो दिन स्टार्ट करें क्या? या माई ड्रीम इंडिया, मेरे सपनों का भारत, माझा स्वप्नातला भारत, ठीक है, ओके। माय ड्रीम इंडिया, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, देखो पहले वो सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स दीजिए, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, टुडे 15th August इज द डे इंडिया वॉन हर फ्रीडम। हर बोलते हैं, पता है ना इंडिया को, क्योंकि हम भारत माता बोलते हैं, तो शी इज, इंडिया इज रिफर्ड एज अ फीमेल, या नो, एट दैट टाइम सिटीजन्स ऑफ फ्री, क्या है यार ये क्या लिखा? ठीक है, इतना नहीं, इतना ही लिखो आप, इतना मत लिखो, ये आई गेस जी कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। ओके, इतना ही सैल्यूटेशन दो, ग्रीटिंग दो, क्या लिखोगे आप? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज द 15th August, इट इज द डे व्हेन आवर इंडिया वॉन फ्रीडम, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। इंडिया हैड मेनी ड्रीम्स फॉर देयर कंट्री, यानी कि इंडिया के लोग, इंडिया के ग्रेट लीडर्स और इंडिया खुद के लिए बहुत ज्यादा ड्रीम्स थे। सम ऑफ विच वुड हैव सर्टेनली कम ट्रू, कौन से बहुत ही ज्यादा सच हुए होंगे, कौन से धीरे धीरे सच हो रहे होंगे, और कौन से होने चाहिए। आई रोहन मेहता, यानी कि मैंने उधर नाम क्या दिया है? रोहन मेहता, ठीक है। ऑफन थिंक अबाउट माई ड्रीम इंडिया टू एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग दैट। मेरा नाम जूही शाह रोहन मेहता, ठीक है, मैं मेरा नाम दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने रोहन मेहता एग्जाम्पल का नाम दिया है, ठीक है। ऑफन थिंक मतलब मैं क्या करती हूँ, बहुत बार, कई बार ऐसा सोचती हूँ कि यार अगर जैसा मैं सोचती हूँ वैसा अगर उस मेरे सपने जैसा हमारा इंडिया होता तो इंडिया कुछ तो अलग ही होता।
ठीक है। और मैं क्या करना चाहती हूँ, आप लोगों को मेरे ड्रीम इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। ये उसने क्या दिया यहाँ पे, इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया, इंट्रोडक्शन। सिया कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। क्या हुआ, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। यहाँ पे पहले तो बताया उसने नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इतने पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, पूरा आपको डीप में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, इलाबोरेट करा जाएगा। ओके। इन इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स देयर वुड बी नो पॉवर्टी, यानी कि मेरे सपनों के इंडिया में गरीबी नहीं होगी। पॉवर्टी यानी कि क्या, गरीबी, पॉवर्टी नहीं होगी। एवरी इंडियन वुड बी एबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। लग्जरियस नहीं बोल रहा, लग्जरियस यानी कि एकदम हाई फाई, जैसे शाहरुख खान रहता है, अमिताभ बच्चन रहता है, वैसे लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ यानी कि खा पी के सुखी, आपल्यासारखं मिडल मिडल क्लास माणसासारखं खाऊन पिऊन सुखी आहे, ठीक है। फॅमिली के साथ है, मस्त खा पी के सुखी है, ऐसी कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन वुड बी लिटरेट, सब लोग कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कोई भी अनपढ़ होगा क्या, नहीं। एवरी पर्सन शुड बी, एवरी सिंगल पर्सन हमारे इंडिया का क्या होगा, लिटरेट होगा। एंड परस्यूट एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज वुड बी, एक सेकेंड ना, वुड बी ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। यानी कि क्या, जो नॉलेज जो होगा वो सबके पास होगा, लिटरेट जो होगा वो हर इंसान होगा, और जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा वो सबके लिए कैसा होगा, ओपन होगा, खुला होगा, फ्री होगा। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि तू कौन से कास्ट का है, तू कौन से रिलीजन का है, तू कौन से शहर का है, या तू कौन से मतलब तू लड़का है या लड़की, कौन से जेंडर का है, ये नहीं देखा जाएगा। जो नॉलेज है वो सबको दिया जाएगा, ऐसा उसने बोला। Corruption eats away a country, and in my dream India there would be no corrupt people. Corruption यानी कि क्या, जो ये होते हैं ना गफले, ठीक है, गफले तो पता है, पैसों के गफले होते हैं, बैंक में गफले करते हैं, भाग जाते हैं। तो करप्शन क्या करता है, जो देश है उसको खा जाता है, उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। पर मेरा जो सपनों का इंडिया है, उसमें करप्ट लोग होंगे क्या, नहीं। ऐसे गफलेबाज लोग होंगे क्या, नहीं। उनको हम बोलेंगे भाई चल हट, ये मेरा ड्रीम इंडिया है, ठीक है। देन ट्रूथ एंड सिंसियरिटी वुड बी रेंज। रेंज यानी कि क्या, ट्रूथ, सच्चाई, और सिंसियरिटी जो मन से होती है, ठीक है। ये कैसे होगी, सबसे मेन पॉइंट होगा, सबसे मेन चीज क्या होगी, ट्रूथ एंड सिंसियरिटी। द लार्ज पॉपुलेशन will turn out to be advantage rather than a handicap. यानी कि यार कैसे बोलते हैं ना बघा, आपल्या मराठीत म्हणता जगायला आला आणि पाणी पाणी वाहून गेला, ऐसे कुछ तो बोलते थे, एक म्हण असते, धरतीवर आला आणि पाणी वाहून गेला, मतलब यानी कि क्या, कि वो लाइफ में आ रहा है पर उसने कुछ भी किया नहीं, उसने कुछ भी वैल्यूबल किया नहीं, ये हम बताते हैं, ठीक है। वो लाइफ में तो आया बट उसने वैल्यूबल कुछ किया नहीं, दिस इज द मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उसने क्या बोला कि लार्ज पॉपुलेशन यानी कि क्या, 100% लोग हैं, ठीक है। अभी इंडिया में जैसे 100% लोग हैं, 100% लोग में से बस 20 to 30% लोग ही ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए एक वैल्यूबल काम कर रहे हैं, और बाकी 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि बस बस चल रहा है, क्या कर रहा है, बस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एडवांटेज होनी चाहिए हमारे कंट्री के लिए। और बाकी के जो लोग हैं 20% 30%, ये कैसे होने चाहिए, आलसी होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोग लाइक 90% ऑफ द पीपल हमारे इंडिया के किस लिए होने चाहिए, एडवांटेज के लिए होने चाहिए, जिन्होंने हमारा देश का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहिए, नीचा नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, we will be using renewable energy sources more and more। यानी कि जो renewable energy sources होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी यूज करेंगे, हम ये ऐसी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से यूज करेंगे, जो कि सोलर पावर से जनरेट होती है, जो कि बार बार जनरेट होती सकती है, ऐसी एनर्जी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वुड बी एबल टू होल्ड अप हिज हेड विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि फिर वो लड़का हो, मतलब यानी कि फिर वो आदमी हो, औरत हो, या एक छोटा बच्चा हो, सबके जो सिर है वो डिग्निटी यानी कि प्राउड फीलिंग से क्या होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऊंचे होंगे। या ऐसा नहीं कि यार तू वुमेन है या तू औरत है तो तू ये कर नहीं सकती, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तेरी कोई डिग्निटी नहीं है, फिर उससे डोमेस्टिक वायलेंस होगा, उस पे उससे आकर उस औरत को मारा जाएगा, या किसी आदमी की ये करी जाएंगी, टीज किया जाएगा कि तू ज्यादा कमा नहीं सकता। ऐसा कहीं नहीं होगा, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, सबकी डिग्निटी होगी, और सबके जो सिर है वो गर्व से ऊंचे होंगे, फिर वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो। क्लियर यहाँ तक?
इंडिया विल बी ए सुपर पावर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अमेरिका, रशिया, ये सुपर पावर्स बन रहे हैं, रशिया को तो सुपर पावर बोल के डिनोट करते हैं, वैसे ही इंडिया को भी क्या बनाएंगे हम, एक सुपर पावर बनाएंगे। इंडिया भी क्या होगी, एक सुपर पावर होगी। इंडिया विल ऑलवेज लेंड ए हेल्पिंग हैंड टू द डेवलपिंग नेशंस, यानी कि क्या, जो भी नेशंस आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उन्हें हमारी इंडिया क्या करेंगी, मदद करेंगी। क्योंकि हमारे इंडिया के संस्कार ही वैसे यार, जो भी इंसान मुश्किल में होता है, जो भी इंसान एफर्ट्स ले रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। There would be no need to have police force because there would be no crime and no criminals. Everyone would be happy and content. यानी कि क्या, कि हमारे इंडिया में किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कोई क्राइम होगा ही नहीं, कोई इंसान क्रिमिनल होगा ही नहीं। सब लोग एक साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा उसने कहा। देन दिस इज माई ड्रीम इंडिया इन ब्रीफ एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स। ऐसा इंडिया है मेरे सपनों का, और इसमें भी ऐसा जहां है मेरे सपनों का, ऐसा इंडिया है मेरे सपनों का, और इसमें और बहुत चीजें ऐड हो सकती हैं। आई वुड लाइक टू ऐड इन द लिस्ट। आई विल सर्टनली डू बिट टू मेक माई इंडिया माई ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, मैं बहुत ऐसी चीजें ट्राई करूंगा कि जिससे मेरा जो ड्रीम इंडिया है वो सच हो, मेरा जो इंडिया है जो कि मैं सपनों में देखता हूँ, सच्ची में मेरा इंडिया वैसा बन जाए। एंड लास्ट में उन्होंने क्या बोला, थैंक यू। क्या बोला, थैंक यू। ओके, सो देखो यार, ड्रीम इंडिया पे कहानी लिखनी थी, ड्रीम इंडिया पे स्पीच लिखना था, तो पहले उन्होंने सेलिब्रेशन दिया कि रिस्पेक्ट है प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को हमारी इंडिया क्या हुई है, फ्रीडम जीती है। 26 अगस्त को क्या है, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, मैं को ये बोलूं भला, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा फोर्स में आया था। ये मैंने कल ही सिविक्स के चैप्टर में सिखाया। 10th के बच्चों जाके देखना वो चैप्टर सिविक्स का, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि मेरा ड्रीम इंडिया कैसा होना चाहिए, जहां पर कोई क्राइम ना हो, सारे कोई गरीबी ना हो, सारे लोगों क्या करे, एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, सब लोग कैसे हो, पढ़े लिखे हो, लिटरेट हो, सबको नॉलेज कैसी मिले, फ्री में मिले, ठीक है। वहां पे कोई भेदभाव ना हो, ऐसा वहां पे कोई करप्शन ना हो, यानी कि कोई गफले ना हो, ट्रूथ और सिंसेरिटी ये दो मेन पॉइंट हो। जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा एडवांटेज होनी चाहिए। हैंडीकैप का मीनिंग ये है कि जो बिन काम के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो एडवांटेज यानी कि जो हेल्पफुल लोग है वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ज्यादा यूज करने चाहिए। इंसान, आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो, सबको क्या होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारा इंडिया क्या होना चाहिए, एक सुपर पावर होना चाहिए, और लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ये भी बताया। पुलिस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में पुलिस की कोई जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। क्यों? बिकॉज देयर वुड बी नो क्राइम्स, ठीक है, नो क्राइम्स और नो क्रिमिनल, सब एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जिएंगे। और लास्ट में उसने कहा कि ऐसा मेरा है सपनों का भारत। इसमें और बहुत सी चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करूंगा, योगदान दूंगा अपने दिल का, अपने स्वप्न का इंडिया बनाने में, ठीक है। तो आपके सपनों का इंडिया क्या है, इस पर एक ऐसे जरूर लिखना, कमेंट्स में कॉपी पेस्ट करके बताना। जिसका ऐसे मुझे अच्छा लगेगा, मैं नेक्स्ट सेशन में उसका ऐसे पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर देना और नाम वगैरह सब लिख देना, ओके। एंड आज का ये देखो 10th क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करनी है, वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो वो मैंने नहीं लिया, ये इतना आप कर लेना, वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड आज का सेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। सेशन अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना। देखो पार्ट 1 देखा होगा, नहीं, अगर नहीं देखा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 जाके देख लेना। अगर पूरी पोयम, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी तो यार एक लाइक, एक शेयर तो जरूर करना। चैनल पे नए होंगे तो यार सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत 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 ज्यादा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।